दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के आंसर कीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो ऑफिशियल आपके अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। तो क्योंकि उनको मिलाने में काफ़ी टाइम जा रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर कीज़, जिससे कि आप इजीली अपने क्वेश्चंस को मैच कर पाएँ आंसर की से। अब क्योंकि देखो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो आपका इसमें मैच करेगा नहीं, तो आप क्वेश्चन के थ्रू ही आप मैच कर सकते हैं। तो इतनी सुविधा आपको हो गई है कि जो आपकी मेन आंसर की आपको मैच करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी आंसर की आपको इससे मैच करनी पड़ेगी। तो आज हम कौन सी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं? तो आज करेंगे हम जो 20 दिसंबर में पेपर हुआ था, पेपर सेकंड है ये, और सेट है इसका सी। इसका हम सोशल साइंस वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी और सब्जेक्ट की आंसर की चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसका जो आंसर की है वो भी मेरे साथ शेयर करें। तो उसकी आंसर की आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी चैनल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। सोशल साइंस का पार्ट आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ मतलब घुमा करके पूछा गया है, मतलब कि सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कौन से जो हमारे प्लैनेट्स हैं जिनकी की समान लंबाई है और वजन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसमें होंगे ये मंगल, शुक्र और बुध। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। ग्लोब के प्रदीप्ति व्रत के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प बताएं। इसके बारे में पहला कथन है, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है और ये व्रत अक्ष के साथ मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट बी है ये गलत है। ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। देखो जो पृथ्वी का अक्ष है वो कुछ इस तरह से है और ये प्रदीप्ति व्रत बीच में आपका आता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से सूरज की किरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी तो ये दिन रात को यहाँ से विभाजित करेगा, लेकिन अक्ष कुछ इस तरह का है, झुका हुआ है, तो इसलिए ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है और दिन रात को विभाजित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ज्योग्राफी में मैंने ये कराया हुआ है, आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने मैराथन क्लासेस भी कराई हुई है ज्योग्राफी और पॉलिटी की, उसमें आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। और ज्योग्राफी के मैंने डिटेल लेक्चर भी कराए हुए हैं। बाकी रिजल्ट के बाद मैं फिर से न्यू बैच स्टार्ट करूँगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर जो होगा हो जाएगा 33 का 3। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और अनियमित है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये पत्तनों के लिए भी आदर्श है, यानी बंदरगाहों के लिए। 34 क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित। देखो मानचित्र का ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर इसमें मैंने कराए हुए हैं, मानचित्र वाले टॉपिक के भी कराए हुए हैं। और इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। देखो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसको कहेंगे इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है? ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो मानचित्र में रूढ़ प्रतीक होते हैं, जो रूढ़ प्रतीक होते हैं, मतलब कि जो मानचित्र में हम चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें मंदिर अगर दर्शाना है तो हम कुछ मंदिर का छोटा सा आइकन इस तरह से बना देते हैं और ये हर कोई समझ जाएगा कि हाँ ये मंदिर हमें दर्शाया गया मानचित्र पर। ऐसे ही अगर हमें नदी को दर्शाना हो तो हम ब्लू कलर का प्रयोग करते हैं, पर्वतों को दर्शाना हो तो हम ब्राउन कलर से वो छोटे छोटे पर्वत इस तरह के बना देते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये पर्वतों की बात हो रही है। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी समझ सकता है, तो यही है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और बी गलत है। तो उच्च ज्वार ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये मछुआरे के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं, तो ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, वायुदाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो 36 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न वायुदाब
निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट और स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलायड क्या हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो ये होगा समुद्री तरंग। तो ये चैप्टर मैंने अभी कराया नहीं है, मैं अभी आगे कराने वाली हूँ इसको। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। मैंने अभी वैसे स्टार्ट किया हुआ है और अभी न्यू बैच स्टार्ट करूँगी तो इसमें सोशल साइंस कंप्लीट आपका कराया जाएगा। बाकी पॉलिटी के लिए आप मैराथन क्लासेस मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट पॉलिटी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी ए गलत है और बी सही है। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो ये गलत है, ये कर सकता है। और सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है, तो कथन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। तो वायुमंडल की कौन सी परत है, ये है बाह्य वायुमंडल। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ये है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर है ये, यानी कि जो लास्ट वाली आपकी लेयर है, यानी बहिर्मंडल होती है लास्ट वाली एक्सोस्फेयर, उससे पहले वाली लेयर है ये। मीजोस्फेयर बिल्कुल बीच में होती है, समताप मंडल ये नीचे से सेकंड होती है, मतलब पृथ्वी से सेकंड नंबर की होती है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न में से किसको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी, ए बी और डी। तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़रूरत वही है, उनको बंद तो नहीं कर सकते। 42 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सी और डी, ए सी और डी। तो खनिज किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मानव इनको नहीं बना सकता। और जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विपरीत खनन द्वारा निकाला जाता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इन्हें हम हज़ारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ये। 43 क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए को दूसरे से मिलाएंगे और दूसरे को पहले से मिला देंगे, तीसरे को चौथे से मिलाएंगे और डी को तीसरे से मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, उपनिषद के बारे में कुछ ये कथन दिए हुए हैं, बताना है इनके बारे में। तो देखो अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं, उससे पहले ज्योग्राफी के हम देख रहे थे। तो 45 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए बी और सी सही है, मतलब तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं। उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, तो मतलब थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सेकंड। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है, तो जो कूल्हे की हड्डी होती है महिलाओं की बड़ी होती है, तो इसलिए इससे हम पहचान सकते हैं कि कंकाल पुरुष का है या फिर महिला का है। क्वेश्चन नंबर 47, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, मतलब सूबेदार क्या काम करते थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राजनीतिक और सैनिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए और बी दोनों ही, वाणिज्यिक समझौते भी और राजनीतिक समझौते भी। तो मैंने प्रैक्टिस में करवाया था ये बंगाली लैंग्वेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ए और बी सही हैं, सभी प्रकार के कर्मकांडों का और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का। क्वेश्चन 50 है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल। तो आप बकरवाल से भी ध्यान रख सकते हैं, कुछ बकरी से ध्यान रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी का फोर्थ। तो डी का जो फोर्थ है ये तो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था पहले, तो अम्बेडकर ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, मंदिर प्रवेश आंदोलन, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए भी इसको। तो लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं पता था तो क्योंकि 2 इस तरह के दिए हुए हैं आंसर, अगर सिंगल ऑप्शन होता तो आप उसमें सही उत्तर तक पहुँच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? तो आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं वो उत्पन्न हुई हैं ब्राह्मी लिपि से, इसका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, तो इसमें कथन है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो ये जो हमारे कथन है कौन से सही हैं इसमें से? 53 का दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा, स्पेन वेनेजुला। क्वेश्चन नंबर 55 है, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, तो 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कथन जो हमारे ए बी सी हैं तीनों सही हैं। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन नंबर 56 है, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, तो इसके बारे में कथन हमें बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो 56 का सही आंसर होगा थर्ड, COD सही है इसमें। COD यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, B, C और D सही है, B, C और D सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको मिलेगा पॉलिटी में, और फर्स्ट या सेकंड जो विविधता का चैप्टर है आपका उसमें ही आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने पॉलिटी कंप्लीट आपकी कराई हुई है मैराथन क्लासेस में, और इसकी डिटेल क्लासेस आपकी सीटेट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होंगी। अगर आपको नेक्स्ट सीटेट के लिए पढ़ना हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिष्ठा की समानता। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। तो ये टॉपिक भी मैंने कराया हुआ है आपका, ये भी आपका पॉलिटी की 6 क्लास वाली मैराथन में मिल जाएगा, आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए शिशु सदन, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो क्रैश सेंटर की बात हो रही है, जो बच्चों की देखभाल के लिए होता है। और 62 क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नागरिक अधिकार आंदोलन। देखो पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने कराए हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे मैराथन वाले भी, अगर आपने लास्ट मोमेंट पे भी मैराथन वाली क्लासेस देख ली होंगी तब भी आप इनको कर पाएंगे ईजिली। क्वेश्चन नंबर 63 है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। मीडिया भी आपको पॉलिटी में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कथन दिए हैं इसमें, और देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड सही, बी और डी सही है इसमें। भारतीय राज्य को धर्म से एक सिद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, ना तो किसी को समर्थन करना चाहिए और ना ही किसी को मतलब कि ये करना चाहिए कि किसी को किसी बारे में दबाव बनाना चाहिए उस पर, मतलब दखल नहीं देना चाहिए। और डी है, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। तो दोनों ही सही हैं, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो पॉलिटी का रेशो काफ़ी रहता है वैसे क्वेश्चन का इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए, बी और डी। अनुसूचित जातियां, एंग्लो भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियां। तो महिलाओं के लिए नहीं था पहले। क्वेश्चन नंबर 66 है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है। तो किसका पूर्ववर्ती है ये, सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब कि पहले ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। देखो इसमें एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया था, ऑप्शन में दिया हुआ था आर्टिकल और यही आंसर था। तो देखो इस तरह से भी फेरबदल कर देते हैं, कभी इसको ऑप्शन में रख देते हैं और कभी क्वेश्चन बना देते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कानूनी सहायता। जैसे किसी के पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई वकील नहीं कर सकता तो उसको सरकार मतलब राज्य ये कानूनी सहायता प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 68, ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में इस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। तो ये जो सच्चर कमेटी है ये हमारी संबंधित है मुस्लिमों से। ऑप्शन 3 इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इसमें दादन व्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना, उससे बुना हुआ सामान लेना, तो वो भी कम कीमत पर लेना। तो यही है दादन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर, लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 71, पैडागोजिकल क्वेश्चंस आ गए यहाँ से, क्योंकि 20 मार्क्स के होते हैं इसमें। 60 मार्क्स टोटल पेपर है और 40 का जो कंटेंट होता है और 20 का पैडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं किसके बारे में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। ए, सी और डी, नागरिक शास्त्र से खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। इसे केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। सॉरी, यह केवल
मतलब सहकारी संस्था और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था ये, जब नागरिक शास्त्र हम इसे कहते थे। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था, लेकिन अभी दायरा थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी हम इसे कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन, क्योंकि सामाजिक जीवन भी इसमें शामिल होता है, तो इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है अब। क्वेश्चन नंबर 72 है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। जहाँ पर भी ऑप्शन में यात्रा आयोजित करना या भ्रमण करना लिखा हो तो वो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होता है, ज़्यादातर मोस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो आपको इसी से पता चल जाना चाहिए कि किस में ज़्यादातर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, सिक्के वगैरह। सिक्के और समय रेखा, देखो समय रेखा तो आपको उसके लिए काम आएगी जो कि आप शासकों का टाइम पीरियड देखते हैं, और सिक्के आपके उसके लिए आते हैं कि कौन से समय पर कौन सा शासक था। कभी कभी उनकी तस्वीरें भी उन पर बनी होती हैं। और मानचित्र इसलिए जिससे कि उसमें ये पता चले कि उनकी जो उनका शासन था वो कितने एरिया पर था। तो ये सभी इसलिए उपयोगी होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल डी, हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। तो ये प्राथमिक नहीं है, बाकी सभी प्राथमिक हैं। देखो प्राथमिक स्रोत होती है फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो हम जैसे आंखों देखा कोई विवरण होता है तो वो हमारी फर्स्ट हैंड नॉलेज में आता है और उसको हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 75 है, समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्यों है? क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था, किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। तो ये कथन है हमारा, और ए कथन है और बी कथन है हमारा। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं और ए का सही व्याख्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभव से जुड़े हों। और कथन बी है, बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का 3 हो जाएगा, दोनों सही हैं और ए का सही व्याख्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 2 कथन है, इतिहास मिथ्या है, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। तो देखो ये ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा, एक गलत है क्योंकि मिथ्या नहीं है, कुछ सच्चाई है उसमें। भले ही हमें वो सोर्सेज जो हैं किसी और के थ्रू मिलते हैं, लेकिन मिथ्या नहीं है, सही है। इतिहास जो है उसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो ज़्यादातर सही होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे के विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन ए है ये, और कथन बी है, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, दोनों ही हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को एक निर्धारित छवि में बांध देती हैं तब वह किसको बढ़ावा दे रही हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रूढ़िबद्ध धारणा। मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, आप मेरी पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको हमें बताना है कौन सी इसमें सही होगी। तो 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, केवल ए और डी मुद्दे को समझने का एक विशेष रास्ता होती हैं और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बी और डी इसमें सही है। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना,
और प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना। देखो, प्रश्न पूछना या फिर थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाना, एक्सप्लोर करने वाली ऑप्शंस होते हैं वो हमारे हमेशा मतलब ज़्यादातर सही होते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, कक्षा में ध्यान न देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण जानने का प्रयास करना ये ज़्यादातर आपको सही मिलेगा, मतलब एक पॉजिटिव वे में जाता है ये ऑप्शन इस तरह का। और सी ऑप्शन, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। देखो, अपने अनुभवों को साझा करना ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो इस तरह की चीज़ों में इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 84 है, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। तो इसमें एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो 84 का सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। देखो, अभी मैंने बताया था ना, अनुभवों को मतलब कि अनुभवों को इम्पोर्टेंस देना। इस तरह के जब भी ऑप्शन हो तो वो हमारे पॉजिटिव वे में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ करके। यानी कि जो नहीं होता वो हमें बताना है इसमें। तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, यथास्थिति बनाए रखना। तो यथास्थिति बनाए रखेंगे तो हम सिखाएंगे कैसे? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। तो कथन कौन सा हमारा सही है इसमें? तो 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। देखो, पहले में आपको नेगेटिव थोड़ा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, पढ़ाने से बचना चाहिए। देखो, किसी चीज़ से अगर बचना अगर दिखाया गया है तो वो एक तरह से नेगेटिव सेंस हमें दे रहा है ऑप्शन, तो उसको उस पर विचार करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 87 है, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, मानचित्र और समय रेखाएं। तो दोनों की समझ हमें हो जाएगी, समय और स्थान की, इन दोनों चीज़ों को प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर 88 का हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। मैंने बताया था, भ्रमण हो, घूमना हो, मतलब यात्रा हो, वो सही होता है। अब क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है? पूर्व इतिहास काल। तो क्योंकि पूर्व इतिहास काल का पूछा है तो उसके लिए यही सही रहेगा, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड का अच्छा उदाहरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, बी और सी, कथानक और छवियां। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो अगर आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, जिससे कि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। और क्योंकि बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी आपकी हेल्प रहेगी इसमें। अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आपको बाकी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, और नहीं हुआ है तो आगे के सीटेट के लिए हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी हमारी सही होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। तो ये थी हमारी SST की आंसर की 20 दिसंबर की। अगर आप कोई और आंसर की का सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि ये इजी रहता है, क्वेश्चन के थ्रू आप उसको मैच कर सकते हैं अपनी आंसर की को। तो ये इजी रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट की आप चाहते हैं, जिस भी डेट की आप चाहते हैं आंसर की, वो आप मुझे आंसर की शेयर करें और बताएं किस डेट की आप चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड and keep watching Study More Knowledge. Thanks for watching.